नमस्कार, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। उत्तर प्रदेश की सत्ता में लगातार 2 बार काबिज भारतीय जनता पार्टी अब तीसरी बार वापसी की तैयारी में जुट गई है और भाजपा ने जो हैट्रिक प्लान तैयार किया है उसमें विशेष ध्यान विधायकों के प्रदर्शन और संगठन की मजबूती पर है। यानी इस बार टिकट सिर्फ प्रचार और वादों से नहीं बल्कि परफॉर्मेंस और पब्लिक कनेक्शन से मिलेंगे। इसी प्लान के मुताबिक भाजपा ने अपने मौजूदा विधायकों के कार्यों की त्रिस्तरीय समीक्षा भी शुरू कर दी है, जो 2027 के विधानसभा चुनाव में टिकट वितरण का आधार बनेगी। इस समीक्षा में विधायकों के कामकाज, जनसंपर्क, लोकप्रियता जैसे मानकों को परखा जा रहा है। यानी जो अच्छा काम करेगा वही अगला मौका पाएगा। हर विधायक को परफॉर्मेंस के आधार पर 3 श्रेणियों में ए, बी, सी में बांटा जाएगा। जो विधायक सबसे ज्यादा अंक हासिल करेंगे वो ए ग्रेड में आएंगे और उनका टिकट लगभग पक्का माना जाएगा। बी और सी श्रेणी वाले नेताओं का टिकट कट भी सकता है, क्योंकि अब सुधार का समय खत्म हो चुका है। इस कवायद में केवल विधायकों का मूल्यांकन ही नहीं किया जा रहा है, बल्कि स्थानीय संगठनात्मक कमजोरियों की पहचान भी की जा रही है। पार्टी अब नए चेहरों को मौका देने के साथ साथ दलित, ओबीसी, पिछड़े वर्गों के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की योजना भी बना रही है। 2024 में सपा ने बीजेपी को पीछे छोड़ते हुए 37 लोकसभा सीटें हासिल की। विधानसभावार सपा को भाजपा पर बढ़त मिली, जिससे भाजपा के भीतर विशेष चिंता भी है। इसी वजह से उपचुनाव में भाजपा ने संगठित होकर बेहतर प्रदर्शन किया। अब विधानसभा चुनाव में सहयोगियों के साथ बेहतर तालमेल करते हुए जीत भी हासिल करने की कोशिश है, जिसके लिए भाजपा हैट्रिक प्लान बना रही है। तो सपा ने भी जातिवादी पीडीए में सवर्ण को जोड़ने की ट्रिक अपनाई हुई है। ऐसे में भाजपा की हैट्रिक रोकने में सपा की ट्रिक कितनी कारगर साबित होने वाली है, भाजपा की तीसरी बार जीतने की योजना कितनी प्रभावी है, आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। पहले कुछ प्रतिक्रियाएं हैं वो आपको सुनवा देते हैं। विषय हम सरकार बनाएंगे। जनता भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाना चाहती है। जनता भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करती है। जनता ने मुख्यमंत्री जी पर, प्रधानमंत्री पर भरोसा करने का काम किया है। और जो अन्य लोग हैं, जो विपक्ष है, उसको कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है तो क्या कैसे तुष्टीकरण करे, कैसे लोगों को बहकाए बहलाए। तो लेकिन अब लोग बहकाए बहलाए में नहीं आते हैं। इस देश का, प्रदेश का मुस्लिम भी समझ गया है कि देश प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नेतृत्व में लगातार प्रगति कर रहा है, एक विश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। सबकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है, युवाओं को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिला है। अब प्रदेश प्रगति। वैसे तो ये यूपी है, उत्तर प्रदेश है, ये गुजरात नहीं है। इसको भली भांति भाजपा भी जानती है और उत्तर प्रदेश ने 2024 के चुनाव में उनको सही जगह दिखा भी दी है। सच ये है कि जब आप सत्ता में रहते हैं और आपके पास बताने के लिए कोई उपलब्धि नहीं होती तो जनता तैयार बैठी रहती है कि इनको किसी तरह पलटना है। और उत्तर प्रदेश की जनता इनके झूठ से, डिवाइड एंड रूल की इनकी पॉलिसी से, समाज में वैमनस्यता पैदा करने वाले इनके बयानों से ऊब चुकी है और उत्तर प्रदेश शांति चाहता है, अमन चाहता है और विकास के पथ पर अग्रसर होना चाहता है। इसलिए अब इनका झूठ चलेगा नहीं और इनको 2027 बाहर कर देगी। तो बीजेपी कह रही है मोदी योगी के फेस के साथ जनता एक बार फिर विश्वास जताने वाली है, लेकिन उसके लिए उनकी तैयारी भी चल रही है। विधायकों के परफॉर्मेंस के साथ जातिगत समीकरणों को साधते हुए भारतीय जनता पार्टी अपने कदम आगे बढ़ा रही है। वहीं समाजवादी पार्टी की बात करें तो उनके भी पीडीए के साथ अब वो सवर्णों को भी जोड़ने की कोशिश कर रही है। ट्रिक उनकी है, लेकिन बीजेपी का हैट्रिक वाला प्लान कितना कारगर साबित होगा और उस हैट्रिक वाले प्लान के साथ सपा की ट्रिक कितनी कामयाब होगी तो समय के साथ पता चलेगा। लेकिन फिलहाल विश्लेषण इसी बात पर करेंगे कि जिस तरीके से बदलाव की बात कही जा रही है संगठन में, सत्ता में, और उसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि गुजरात वाला मॉडल तो उत्तर प्रदेश की भूमि पर जो अलग है, यहां पर कैसे गुजरात वाला मॉडल फिट होगा, ये हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे आपका परिचय कराऊं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। राघवेंद्र सिंह जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राघवेंद्र जी स्वागत करती हूं आपका, बहुत दिनों बाद आप दिख रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत। पूजा मिश्रा जी सपा से हमारे साथ बनी है, पूजा जी वेलकम आपका। और नीरज महरे जी वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ बने हुए, नीरज जी आपका भी स्वागत करती हूँ। नीरज जी आप इससे शुरुआत, जैसे कि मैंने कहा गुजरात मॉडल की बात की जा रही है, संगठन में किस तरह से ये लोग बदलाव करने की बात कर रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष की मैं बात करूं अगर तो, और उसके अलावा ये भी चर्चाएं जोरों पर है सर कि जातिगत समीकरणों को साधना, ऊपर से गुजरात मॉडल, उत्तर प्रदेश की भूमि जो बहुत ही डिफरेंट है जाति के लिहाज से या फिर और भी कई समीकरणों को हम समझें, क्या हैट्रिक वाला प्लान बीजेपी का फिट होगा? और वहीं अगर मैं समाजवादी पार्टी की बात करूं तो जिस तरीके से इन्होंने लोकसभा चुनाव में देखा कि समाजवादी पार्टी ने पिक किया, सीटें कम हो गई बीजेपी की, उन्होंने उपचुनाव में परफॉर्मेंस बेहतर कर लिया, क्या ये बेहतरीन होगा या फिर अभी हमें बीजेपी को और हमें परफॉर्मेंस के लिहाज से या फिर और भी बेहतरीन करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि और काम करने की आवश्यकता है बीजेपी के विधायकों को, कार्यकर्ताओं को? देखिए पारुल जी, मुझे लगता है कि राजनीति अनिश्चितताओं का खेल है और राजनीति में किसके सितारे कब चमक जाएं इसके कई प्रमाण हैं।
जी 2017 का चुनाव था, समाजवादी पार्टी सत्ता में थी और भारतीय जनता पार्टी मुझे लगता है बहुत दूर दिखाई दे रही थी, लेकिन परिणाम आते आते भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश की सत्ता मिल गई और सत्ता में काबिज हो गई। तो राजनीति में कब क्या कहा जाए, ये बड़ा टेढ़ा काम है। अब 2027 में चुनाव है, हम कोई भविष्यवक्ता या ज्योतिषाचार्य नहीं है, लेकिन आज की तारीख में धरातल पे अगर सच्चाई को देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति काफी अच्छी है और मजबूत स्थिति में। सपा 2022 में भी दावा कर रही थी, 2019 में भी दावा कर रही थी और उपचुनाव में भी दावे तमाम कर रही थी। इसकी वजह, और लेकिन कोई दावा इनका पास नहीं हुआ, सब फेल हो। इसकी वजह यह रही कि सपा सरकार को आईना दिखाने में नाकाम रही। दूसरी बड़ी चीज, जनता के मुद्दों पे, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, स्वास्थ्य हो, किसी भी तरह समाजवादी पार्टी विपक्ष सत्ता को आईना नहीं दिखा पाई। जनता का जो मूल काम था समाजवादी पार्टी का, संघर्ष करना, सड़कों को उतरना, समाजवादी पार्टी उसको भूल गई, जैसा मुलायम सिंह यादव जी किया करते। समाजवादी पार्टी कर क्या रही है, जनता के मुद्दों पर चर्चा नहीं कर रही है, ट्विटर और पोस्टर बार में उलझ गई है। ट्विटर और पोस्टर बार से अगर चुनाव जीता जाता तो मुझे लगता है कि तमाम ऐसे छोटे राजनीतिक दल हैं जो अपना ट्विटर और पोस्टर बार से ही चुनाव जीत जाते हैं, लेकिन जनता के बीच आपको जाना पड़ेगा, सड़कों पर उतरना पड़ेगा, ये सब चीजें नहीं हो पा रही है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की जो तैयारियां हैं वो धरातल पर काफी मजबूत है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में या देश में अभी लोकसभा के चुनाव हुए थे। उस लोकसभा के चुनाव में उन्होंने जो देखा कि तमाम चीजें उनके माइनस में गई, तो भारतीय जनता पार्टी ने विधिवत तरीके से विधायक, मंत्री, तमाम लोगों को इस बार जमीन पे बिल्कुल अंदर तक, गांव तक घुसेड़ रखा है, जिसके परिणाम मुझे लगता है काफी अच्छे दिखाई दे सकते हैं। जी पारुल जी, बिल्कुल। 2 बार से मुख्यमंत्री, लेकिन तीसरी बार हैट्रिक लगाने की तैयारी राघवेंद्र जी, और जो तैयारी आपकी संगठनात्मक है उसके साथ साथ आप जातीय समीकरणों को भी साथ में लेकर चलना चाहते हैं। और गुजरात मॉडल सर कैसे फिट बैठेगा उत्तर प्रदेश में? एक तरफ एंटी इनकम्बेंसी, दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव में खराब हुआ परफॉर्मेंस। राघवेंद्र जी, देखिए पारुल जी, कोई मॉडल नहीं होता है। राजनीति में विश्वसनीयता सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है। गुजरात अलग राज्य है, उत्तर प्रदेश अलग राज्य है, मजे की दूरी है, ये तो विषय अलग है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो नेतागण है, चाहे उत्तर प्रदेश के राजनेता हमारे हों, चाहे देश के प्रधानमंत्री हों, योगी आदित्यनाथ जी हों, मनी राजनाथ सिंह हों, एक लंबी फहरिस्त दी है पारुल जी, जिसको देश की जनता, प्रदेश की जनता प्यार करती है और उनके प्रति विश्वास व्यक्त करती है। इसके विपरीत अगर समाजवादी पार्टी के अखिलेश जी की बात कर लें, वो कभी परिवार की बात करते हैं, कभी पीडीए की बात करते हैं, वो लोग इस प्रकार की ही बात करते हैं, जनता के मुद्दों से हमेशा नदारत रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी अंत्योदय की बात करती है, समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्तियों के हितों की बात करती है। जिन राज्यों में सरकार नहीं है, या उत्तर प्रदेश में जब हमारी सरकार नहीं थी तो हम लोग सरकार संगठन के माध्यम से काम करते थे। आज की तारीख में लंबे समय से हम लोग सरकार के माध्यम से सेवा करने का काम कर रहे हैं, चाहे हमारी केंद्र की सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो। हम लोगों ने जनता के, गरीबों के हितों को ध्यान में रखते हुए बड़े पैमाने पर योजनाएं लेकर के काम करी। उत्तर प्रदेश में किसी समय बेरोजगारी तो 17.5% हुआ करती थी 2017 में। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर 3.5% है। हम लोगों ने बेरोजगारी क्षेत्र में लंबा काम किया और बड़े विश्वास के प्रति काम किया। हम लोगों ने जो अंत्योदय विषय को लेकर के गरीबों को 5 लाख तक का बीमा दिया, किसान सम्मान निधि दी, मुफ्त गैस कनेक्शन दिए, मुफ्त बिजली कनेक्शन दिए, लंबे फहरिस्त है जिसपर जनता की, गरीब जनता को मजे की राहत मिली है। हम लोगों ने विकास के तमाम काम किए, हम लोगों ने जो सुशासन के तमाम काम किए। याद करिए 2017 से पहले उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति थी? उत्तर प्रदेश में माफिया राज हुआ करता था। मोरंग माफिया, गिट्टी माफिया, गिट्टी माफिया, आपके शिक्षा माफिया, शराब माफिया और जिले वाइज माफिया, प्रदेश स्तर के माफिया सक्रिय हुआ करते थे। योगी आदित्यनाथ जी ने सरकार संभाली, सरकार बनाई, जीरो टॉलरेंस नीति के तहत हम लोगों ने इस क्षेत्र में काम किया और आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में सुशासन बढ़ चढ़ के काम कर रहा है और उत्तर प्रदेश से अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश हो गया है। बड़े बड़े अपराधी गलों में तख्ती डाल करके आत्मसमर्पण कर रहे हैं। याद करिए समाजवादी पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े अपराधियों के नाम लाइसेंस बनवा दिए थे। बड़े बड़े अपराधी जो जेलों में बंद थे उनके साथ पुलिस प्रशासन के लोग बैडमिंटन खेलने जाया करते थे। बड़े बड़े अपराधियों घर में जब दबिश दी जाती थी पुलिस महकमे के लोग गिरफ्तार कर लिए जाते थे। जी पारुल जी, बिल्कुल, लेकिन सवाल वही है सर, ये सब चीजें आपने 1 साल में नहीं की, 10 साल का कार्यकाल, माफ कीजिए 2 बार का जो भी सेकंड टेन्योर है और पिछले 5 साल, इन सब समय पर आपने अपने अपने समय पर सारे काम किए।
ये अभी जो चीजें हैं, क्योंकि लोकसभा का जो नतीजा आया उसके बाद से ही ये सवाल उठने लगे कि क्या जनादेश जो मिला उसमें जन समर्थन बीजेपी का कम हुआ, और इसलिए भी ये पूछा जाने लगा कि अब जो बदलाव की आप लोग कोशिश कर रहे हैं, गुजरात मॉडल की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या कुछ आप चेंज करेंगे? एंटी इनकम्बेंसी की बात आ रही है। यहाँ मैंने आपसे इसलिए पूछा कि अभी पिछला साल गया ही नहीं है, बहुत कम समय हुआ है। देखिए पारुल जी, हमसे कुछ चूक हुई है लोकसभा चुनाव में। हम लोगों ने कहा है जो कमियां रह गई हैं उसको हम लोगों ने दूर करने का प्रयास किया है, और मुझे पूरा विश्वास है, बहुत ही संतोष है कि वो कमियां दूर हो चुकी हैं। अब आगे आने वाले समय में उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव है, उसमें भारतीय जनता पार्टी एक बार पुनः अपना परचम लहराएगी उत्तर प्रदेश। ठीक है, समाजवादी पार्टी जिस तरह से काम कर रही है, अभी नीरज सर ने भी कहा पूजा जी कि पोस्टर वॉर चल रहा है या फिर सोशल मीडिया पर लड़ाई चल रही है, और दूसरा ये भी कहा जा रहा है कि एंटी मोदी सेंटिमेंट क्रिएट करके क्या आप लोग बीजेपी के सामने एक या जनता के बीच में एक विकल्प के रूप में आ सकते हैं? पूजा जी। पारुल जी आपको नमस्कार, साथी प्रवक्ताओं को भी नमस्कार। जी पारुल जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? बिल्कुल आ रही है मैम। जी जी पारुल जी अभी जो है मैंने सुना, भाजपा के प्रवक्ता को भी सुना और नीरज मेहरा जी को भी सुना, उन्होंने बोला कि समाजवादी पार्टी सड़कों पे नहीं उतर करके आ रही है, अब देखना नहीं चाहते हैं। हमारे जो है कन्नौज में लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा था, आपने नहीं देखा। हमारा जो है धरना प्रदर्शन चला अलीगढ़ में, जो 4 मॉब लिंचिंग हो गई, आपने नहीं देखा। आपने नहीं देखा जब हम किसानों के साथ में धरना प्रदर्शन में उनके साथ में कदम से कदम मिला करके चल रहे थे। आपने नहीं देखा कि 69,000 के लिए हम अभी भी लड़ रहे हैं। आप नहीं देख रहे हैं कि हम जो है आरओ से लेकर के पुलिस भर्ती से लेते हुए टीजीटी के फॉर्म जो फिल कराया गया 2022 में, हम अभी तक सड़क पर लड़ रहे हैं। आप देख ही नहीं रहे हैं, ये आपके देखने का दोष है और आप नहीं देख रहे हैं। इसका आशय ये निकल करके नहीं आता पारुल जी कि ये चीजें जनता नहीं देख रही है। और जहां तक बात रही गुजरात मॉडल का, तो आपको भी पता होगा कि NFHS5 की रिपोर्ट कहती है कि गुजरात में बच्चों के कुपोषण तो जो है सबसे ज्यादा है गुजरात में। और चला जाएगा तो प्राथमिक विद्यालय की जो शैक्षणिक गुणवत्ता दी जाती है, वो भी रिपोर्ट ही कहती है, ऐसा नहीं कि जो है के ओपन मतलब की पब्लिक डोमेन में है। रिपोर्ट के अनुसार जो है गुजरात बिहार और झारखंड से भी पीछे है। हालांकि गुजरात बहुत अलग है, उत्तर प्रदेश बहुत अलग है। हम जो 25 करोड़ की आबादी वाला उत्तर प्रदेश है, और सबसे ज्यादा विधानसभा के सीटें भी यहाँ पे, सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें भी यहाँ पे, और सबसे ज्यादा बेरोजगार भी यहाँ पे है। पारुल जी आप देखिए अभी यहाँ पे उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में अभ्यर्थी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इतनी गर्मी में धूप में बैठ करके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बिजली विभाग के कर्मचारी 6 महीने से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके कान पे जू नहीं रेंग रही है। आज जब जो है 30 तारीख से और उनका प्रोटेस्ट जो है जारी होना था, तो फिर अभी अयोध्या में जो प्रोटेस्ट कर रहे थे बिजली कर्मी, उनके ऊपर 5.5 करोड़, जो लीड कर रहा था, 5.5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया गया हुआ है। आपको लगता है कि ये सारी चीजें जनता भूलती चली जा रही है? ये कहाँ कौन से आंकड़ों में नौकरियां दे रहे हैं? इनसे पूछिएगा कि इन्होंने शिक्षक भर्ती निकाली नहीं, टेट कराया जो है 2018 में, अब तक सुपर टेट नहीं कराया, पीजीटी का फॉर्म 2022 में भराया, अब तक पीजीटी टीजीटी का एग्जाम नहीं करा पाए, जितने पेपर कराए, बोला कि माफिया, शिक्षा माफिया अगर हमारे सरकार में थे तो पेपर इनके सरकार में क्यों लीक हुई? इतने जितने पेपर इनके सरकार में लीक हुए उतने पेपर तो किसी सरकार में नहीं लीक हुई। और तो और जो पंचायती राज के इनके मंत्री हैं ओपी राजभर खुले मंच से कहते हैं कि हमारे विधायक जी हैं, आपको कहाँ किस जो है जहाँ पे नौकरी चाहिए आप बताइएगा, ये आपकी नौकरी लगवा देंगे। इनका सेटिंग बड़ा तगड़ा रहता है, और ये खुले मंचों से आने के बाद भी कार्रवाई नहीं करते। उत्तर प्रदेश की हेडलाइन बनती है कि एक दिन में 14 हत्याएं, पूरे नेशनल में चलता है, और ये कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो रखा। लॉ एंड ऑर्डर पे सुप्रीम कोर्ट सरकार को महीने में 3 बार फटकार लगाती है। और अगर ये सारी चीजें राजनीतिक विश्लेषक को, सरकार को नहीं दिखता है, तो ऐसा नहीं कि जनता को नहीं देखता है। अगर इतना ही कार्य कर रहे हो तो आरएसएस को निकल करके बाहर नहीं आना पड़ता कि सरकार नहीं दे पा रही है रोजगार, अब आरएसएस जो है आकर के धरातल पर सृजन करेगी क्योंकि सरकार विफल हो जा रही है। ये तो इनके ही पब्लिक डोमेन की बात है। अगर ये सारी चीजें ये नहीं देखना चाहते, इनकी इच्छा नहीं है, पर जनता देख रही है और जनता इन मुद्दों पे है, और हम इन मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और इन्हीं मुद्दों पे हम चुनाव लड़ेंगे। और मैं भाजपा को चैलेंज देती हूँ, भाजपा काम किया है, काम करेंगे कह करके जो है चुनाव लड़ ले, अपने काम गिना करके चुनाव लड़ ले, फिर बताएंगे। ठीक है, लेकिन फिर वही पूजा मैम बात यह आती है कि लोकसभा चुनाव के बाद उपचुनाव में फिर आपका प्रदर्शन खराब हो गया, रूट पर काम करने की जरूरत है। ये बातें आप जनता के बीच पहुंचा नहीं पा रहे हैं, अगर आप ये सारी बातें कह रहे हैं। उपचुनाव की बात नहीं की जा सकती है जो है पारुल जी। अगर उपचुनाव की आप बात करेंगे तो उपचुनाव में जो है महिलाओं को, आप चाहते मैं फिर आपको वीडियो भेज दूं,
आप लोगों के पास, सबके पास बूथ तक लोग पहुंचे नहीं, उनके वोट पड़ गए। महिलाओं को पुलिस जो है फटकार कर लगा करके जो है हटा रही है। आप सोचिए कि इलेक्शन कमीशन को एक्शन लेना पड़ जाता है, किस तरीके का उपचुनाव रहा होगा कि जो है वोटिंग वाले दिन आपको 4 पुलिस कर्मी को जो है निलंबन करना पड़ जाता है। तो आप सोचिए कि इस तरीके के अगर उपचुनाव होते हैं, अगर इस तरीके से चुनाव होते हैं, फिर तो जो है नॉर्थ कोरिया में भी चुनाव होता है, उसको भी लोकतंत्र कह दिया जाए। मैं राघवेंद्र जी से ही जवाब लूंगी आपकी बात का, उसके बाद नीरज सर आपके पास आ रही। राघवेंद्र जी, तमाम चीजें वो आंकड़े भी रख रहे हैं, वो कह रहे हैं तमाम प्रदर्शन हो रहे हैं, शिक्षकों के प्रदर्शन हो रहे हैं, नौकरियों को लेकर प्रदर्शन हो रहा है, वहां पर वो खड़े भी पाए जा रहे हैं, लेकिन आप उनकी समस्याएं सुन नहीं रहे हैं। गुजरात मॉडल की आप बात कर रहे हैं, लेकिन गुजरात में तो वहां की समस्या भी गिना दी उन्होंने, कह रहे हैं ये मॉडल लेकर आएंगे अगर आप उत्तर प्रदेश में, जहां उत्तर प्रदेश उस मॉडल के साथ फिट ही नहीं बैठता। पारुल जी, अभी उपचुनाव हुए थे, आपने सही दुखती रख पे हाथ रखा हुआ है। उपचुनाव में क्या स्थिति हुई थी? कम से कम 1 सीट तो इनको मिली थी, वहां पर ईमानदारी से चुनाव हुआ था। जहां ये हार गए वहां भाजपा ने बेईमानी कर ली है। यही परंपरा है समाजवादी पार्टी की। उत्तर प्रदेश में जब चुनाव हारे थे तो अखिलेश यादव यही कह रहे थे, बूथ में हर बूथ से 90,000 वोट मेरे काट लिए गए थे। इस प्रकार की बातें अखिलेश यादव कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। अभी बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से बहुत ज्वलंत विषय है। हम लोग इस क्षेत्र में बहुत ही ईमानदारी से, बहुत ही दृढ़ता से काम कर रहे हैं। मैंने बताया ना, सीएमआई के आंकड़ों के अनुसार बेरोजगारी दर बताई 2017 में कितनी बेरोजगारी दर थी? 17.5% थी। हम लोगों ने उसको 3% पे लाकर बोले सबूत देंगे। पारुल जी झूठ बोलते हैं, लज्जा नहीं आती है। सीएमआई के आंकड़े हैं, सीएमआई के आंकड़े। गूगल सर्च करिए, गूगल सर्च करिए पूजा। अरे गूगल आप सर्च करिए, गूगल आप सर्च करिए। मैं छात्र हूँ, मैं छात्र हूँ और मुझे पता है कि छात्र कहाँ पे। आप जाकर के पढ़िए। आप लोगों को जीविका और रोजगार का, जीविका नहीं करना चाहिए। एक सेकंड ऐसे वो आपके बारे में नहीं बोले थे। मैं भी चाहती हूँ कि बारी बारी से अपनी बात रखिए। झूठ आंकड़ा नहीं दिया था मैंने, ठीक है, रुक जाइए। कब जो है 2017 में जो है 17% था, कब था? तैयारी करके आया करिए। आज की तारीख में क्या बेरोजगारी दर उत्तर प्रदेश की? करूंगी क्या? बच्चे तैयारी करके बैठे हुए, आप वैकेंसी नहीं निकाल रहे हैं। सारे पीजीटी के बच्चे बूढ़े हो रहे हैं, जो 25 साल के थे वो 30 साल के हो रहे हैं, 32 साल के हो रहे हैं, आप नहीं निकाल रहे हैं। प्लीज पूजा जी आपके बारे में बिल्कुल नहीं बोले वो, प्लीज मुझे लगता है मर्यादा थोड़ी सी हमें रखनी चाहिए। मैं बहुत मर्यादा रखती हूँ, झूठ ना बोले। ठीक है, रुक जाइए, वो अपनी बात बोल के खत्म करें, फिर आप अपनी बात रखिएगा। जरा रुकिए पूजा जी प्लीज। जी राघवेंद्र जी कंप्लीट कीजिए। डिबेट की गंभीरता बनाए रखिए। इस प्रकार से जो बेमतलब की बातें मत किया करिए। आप बताइए, मैंने तो बताया ना। देखिए पारुल जी फिर वही बात, पारुल जी फिर वही बात जो है वीवीआईपी के रिश्तेदार हो जाते हैं, हाई कोर्ट के जज। पारुल जी गलत तरीका। पूजा जी ये अच्छी बात नहीं है ना पूजा जी, फिर आपकी भी आवाज मुझे डाउन करनी पड़ेगी। फिर आपके बारे में वो बोलेंगे तो आप नहीं बोल पाएंगी, है ना? तो बेहतर है हम बारी बारी में अपनी बात करें। मैं वापस आऊंगी ना आपके पास, आप बिल्कुल पर्याप्त समय लेकर बात कीजिए। उनकी कंप्लीट हो जाने दीजिए बात, फिर आप नोट डाउन कर लीजिए। समाजवादी पार्टी की सरकार ने पारुल जी 2017 तक 90,000 सरकारी नौकरी दी थी। देखिए गलत बात है ये। देखिए मैं बंद कर दूं। चलिए मैं लौट रही हूँ। गलत बात तो आप कर रहे हैं। लौट रही हूँ। ऐसे तू मैं की डिबेट में मत पड़िए, अच्छी बात नहीं है। आप जो है आप बताइए कौन से। अरे बताइए कितनी सरकारी नौकरी दी थी आपने 2017 तक? कितनी सरकारी नौकरी दी थी 2017 तक? कितने एक्सप्रेस बने थे उत्तर प्रदेश में? कितने स्कूल बने थे उत्तर प्रदेश में? कितने पुलिस बने उत्तर प्रदेश में? देखिए पूजा जी पूछा तो ये भी जाएगा ना कि आपके, चलिए इनके कार्यकाल की आप बातें गिना रही हैं, पूछा तो ये भी जाएगा आपके समय पर कानून व्यवस्था क्या थी, आपके समय पर रोजगार कैसे दिए जाते थे, आपके समय पर सरनेम देखा जाता था कि नहीं देखा जाता था, ये भी सवाल उठेंगे ना। रुक जाइए, पकड़ के जा रहे हैं। मुझे ये बताइए कितने सरकारी अस्पताल थे? सड़कों पे लोगों की 2017 में कितने सरकारी मेडिकल कॉलेज थे? बाहर अभी हाई कोर्ट ने सारण को कहा है कि वो तो 2017 तक कितने मेडिकल कॉलेज थे? ये हॉस्पिटल है। बताइए हाई कोर्ट 2017 तक कितने मेडिकल कॉलेज थे उत्तर प्रदेश में? तब तक आपके कान पे चलिए नीरज सर के पास जा रही, मैं दोनों का ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। देखिए पूजा जी प्लीज, मैं चाहती हूँ थोड़ा डिसिप्लिन में हम डिबेट करें ताकि आप लोगों की आवाज पहुंचे। ऐसे तू मैं की बातें नहीं पहुंच पाती है दर्शकों के पास। आपकी भी आवाज क्लियर नहीं जा पा रही, उनकी भी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही। आप वर्चुअली जुड़े हुए हमारे साथ, प्लीज इस बात का ध्यान रखें। ठीक है वापस आ जी की आवाज बंद करिए, मेरी आवाज तो आने दीजिए। मेरी आप अपनी 10 नहीं, मैं दोनों की आवाज नहीं बंद कर रही हूँ, दोनों की आवाज नहीं बंद कर रही हूँ। होता है भाई। रुक जाइए प्लीज, 10 सेकंड में अपनी बात राघवेंद्र जी कंप्लीट कीजिए, नीरज जी के पास जाऊंगी। प्लीज बचिए तू मैं की डिबेट से। राघवेंद्र जी, पूजा जी उसके बाद पर्याप्त समय दूंगी आपको, अपनी बात रखिएगा लेकिन बीच में नहीं। ठीक है राघवेंद्र जी कहिए।
राघवेंद्र जी जी हाँ, कंप्लीट देखिए, करें मैं अपनी ये बात। कह रहा हूँ 2017 तक मात्र इन लोगों ने सरकारी नौकरी 90,000 देने का काम किया था। 5 वर्षों के अंदर 90,000 सरकारी नौकरी हमारी सरकार ने 2022 तक हम लोगों ने 5.5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किया है। 2017 तक उत्तर प्रदेश में मात्र 15 मेडिकल कॉलेज थे। हम लोगों ने एक राज्य एक मेडिकल कॉलेज के तहत उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में 65 सरकारी मेडिकल कॉलेज काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे वाला राज्य है। 12 एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं। डन। मेट्रो चलाने का काम फिर किया। गुजरात आज मॉडल की क्यों तारीख- लाना पड़ रहा है, ये भी पूछा जा रहा है ना सर। इतना सब कुछ होने के बाद भी फिर गुजरात मॉडल क्यों लाना पड़ रहा है। ठीक है, लौट रही हूँ, अभी आप रुकिए, मैं वापस आपके पास आऊंगी। नीरज सर, इस तू मैं की डिबेट में खैर इन लोगों की अपने चर्चा है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे, लेकिन जनता के बीच में अगर जाकर देखिए तो जनता तमाम मुद्दों के साथ भावनात्मक चीजों से भी जुड़ रही है, तमाम उसको जातियों से भी सब सरोकार है, सारी चीजों से सरोकार है। लेकिन जनता के मुद्दों को जिस प्लेटफॉर्म पर उठाना चाहिए, हम अगर रिपोर्ट्स का हवाला दे तो हाँ ये सच है कि हम 2012 के बाद से अभी तक का आंकड़ा देखें तो बहुत कुछ बदला है, इसे नकारा नहीं जा सकता। और अगर अभी की बात पूछी जाएगी तो जनता के बीच में समाजवादी पार्टी को उनके कार्यकाल में किए गए काम भी बताने पड़ेंगे, और अब उनके पास क्या रोड मैप है, विकल्प क्या है, क्या करेंगे, क्या योजना है, क्या रूटीन है, ये सब भी बताना पड़ेगा। नीरज सर, देखिए पारुल जी, पूजा जी हमारी छोटी बहन है, अभी उन्होंने तमाम चीजें बताई, अलीगढ़, मथुरा, गाजियाबाद, तमाम जगह हुआ। जनता देख रही है, बिल्कुल आपने सही कहा, देख रही है। लेकिन जनता ये भी देख रही है कि आप औरंगजेब को ले आए, आप राणा सांगा को ले आए, आप औरंगजेब की मजार में चले गए। उसके बाद राम गोपाल यादव जी का बयान सेना के प्रति किस भाषा शैली में था, जातिवाद, वो भी देख रही है। का बयान बड़ा तू था क्या नीरज जी? नहीं है मैडम, बीच में मत बोलिए प्लीज, मैडम बीच में मत बोलिए। पूजा जी आप दोनों के बीच में बोल रही हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू, उनका ओपिनियन है, उनको अपनी बात रखने दीजिए। पढ़े लिखे हो आप, पढ़े लिखे नहीं हो क्या? तू मैम की डिबेट में क्यों फंस रही हैं पूजा जी? आप अपना भी समय खराब कर रही हैं, दूसरों का भी खराब कर रही हैं। पूजा जी के ऑडियो डाउन कर दीजिए प्लीज। ना हाइपर क्यों हो रही है पूजा जी? आप अपनी बात संयम से भी रखी जा सकती है ना, आपको अपनी बात रखनी है, थोड़े संयम से भी रख सकते हैं। थोड़ा सा वेट कीजिए, थोड़ा सा वेट करना होगा। पूजा मैम, मैं दूसरे गेस्ट का समय आपको नहीं लेने दूंगी। पूजा मैम, पूजा मैम की ऑडियो, मैम अभी आपकी ऑडियो डाउन की है मैंने प्लीज, और इस बात को के लिए मजबूर किया आपने मुझे, इसलिए थोड़ा सा वेट कीजिए। नीरज जी अपनी बात कंप्लीट कीजिए, उसके बाद आपके पास आ रहे हो पूजा जी। जी आपकी ऑडियो नहीं जा रही है अभी मैम, प्लीज काइंडली वेट। बेरोजगारी जैसे मुद्दों पे जाने से घबराती है समाजवादी पार्टी, सड़कों को उतरने से घबराती है। जो मैंने पहले कहा, राम गोपाल यादव जी का पीडीए और पीडीए करके सेना के प्रति जो बयान है, निश्चित रूप से निंदनीय। हमने नहीं, मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय ने माना कि इनके शब्द अच्छे नहीं है, संवेदनशील है, उनके खिलाफ कैसी बात की जाए। दूसरी बड़ी बात, जिस तरह से पूजा जी अभी बात कर रही थी, यही आक्रामक रूप, जो एक कहावत अपने यहाँ कही जाती, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, वही स्थिति समाजवादी पार्टी की है उत्तर प्रदेश में। कहीं आप मुद्दा जनता का उठा नहीं पा रहे, जनता आपके साथ है नहीं। तमाम ऐसी चीजें जिनको आप लेके सड़क पे आ सकते थे, बता सकते ना, तमाम माफियाओं की पैरवी करना, गुंडागिरी की बात करना, तमाम तरह की हरकतें ऐसी करना जिससे जनता को एक मैसेज अपने आप चला जाए कि आपके पास कोई मुद्दा नहीं है तो सामने वाले को बोलने नहीं देंगे। तमाम ऐसी चीजें हैं जिनसे निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी का चाल, चरित्र और चेहरा सामने पूरी दुनिया देख रही है। हम नहीं देख रहे, उत्तर प्रदेश में पूरी दुनिया देख रही है, और इसके रिजल्ट 2027 में आपको नजर आ जाएंगे। जी पारुल जी। जी पूजा जी अब जवाब दीजिए, हम अनम्यूट कर लीजिएगा। अरुण जी देखिए, मैंने पहले शुरुआत में ही आपसे कहा था कि अगर धरातल के मुद्दे जो है सरकार को नहीं दिख रही है, अगर जो है धरातल पे जो समाजवादी पार्टी कार्य करते हो सरकार को नहीं दिख रही है, इससे हमें कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि जनता को दिख रहा है। और जहां तक बात रही नीरज मेहरा जी की, तो नीरज मेहरा जी को जो है मोनोक्रोम की बीमारी हो रखी है, उनको एक ही कलर दिख रहा है। उनको ये कह रहे हैं कि राम गोपाल यादव जी पत्रकार है, वो वरिष्ठ पत्रकार है पूजा जी, उनसे क्या डिबेट कर रहे हैं, उनसे क्या लड़ाई लड़ रहे हैं? जनता के लिए सत्ता से लड़ाई है आपकी। अगर सुप्रीम कोर्ट जो है विजय शाह के ऊपर एसआईटी का गठन करता है, ये उसको दरकिनार कर देते हैं, और उसके अलावा सिर्फ इनको सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रही हूँ मैं आपसे, जाति पीडीए के अलावा आपके पास क्या प्लान है? एक सेकंड नीरज सर, एक जाति और पीडीए के अलावा और क्या प्लान है आपके पास?
जाति पीडीए के अलावा क्या प्लान है? हम धरातल पे हैं और 2027 में आपको ये पता भी चलेगा कि जो ये सड़कों पे कर्मचारी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिनके ऊपर ठीक है राघवेंद्र जी, एक सेकंड राघवेंद्र जी, 30 सेकंड्स में अपनी बात रखिएगा, बहुत लिमिटेड टाइम है जी। राघवेंद्र जी, पूजा जी प्लीज, मैं बारी बारी से सबसे बात करना चाहती हूँ, आप लोग वो होने नहीं देना चाह रहे, लेकिन ठीक है राघवेंद्र जी 30 सेकंड सर। जी, इन लोगों को समाजवादी प्रवक्ताओं को ये सिखाया जाता है, जवाब न मिले तो ऐसी हुज्जत में विषय को फंसा दो कि समय कटता रहे। समाजवादी पार्टी लंबे समय तक उत्तर प्रदेश में एमवाई की राजनीति करती रही, मुस्लिम यादव। मुसलमानों को क्या दिया इन लोगों ने? लंबे समय 4 बार इनकी सरकार रही, यादवों के नाम पे अपने परिवार का ही पोषण करते रहे। अब ये नया शगुफा पीडीए लेकर के आए हैं, पीडीए लेकर के जातिवादी राजनीति। पीडीए में इन लोगों ने अल्पसंख्यक भी रख सकते हैं, एक अगड़ा भी जोड़ सकते हैं, ए से आधी आबादी भी कह सकते हैं। अभी उसमें भी इनका दृष्टिकोण क्लियर नहीं है। पीडीए का सब समाज की भागीदारी करता है क्या? सब समाज की भागीदारी ये लोग कभी नहीं करते हैं। जाति का ध्रुवीकरण करके वोट हासिल करना चाहते हैं। इनके पास ना कोई सुशासन का रोड मैप है, ना कोई शासन का रोड मैप है, ना कोई विकास का रोड मैप है। ये लोग सिर्फ जाति का ध्रुवीकरण करके वोट हासिल करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता आज की तारीख में बहुत ही अपडेट हो गई है। समय इतना ही इजाजत दे रहा था राघवेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े। उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे थे, जहां भारतीय जनता पार्टी ने अपने हैट्रिक लगाने की प्लान हैट्रिक तैयार किया है, जिसमें वो कोशिश करेंगे अपने विधायकों की परफॉर्मेंस के आधार पर A, B, C कैटेगरी में डिवाइड किया जाएगा। A को टिकट मिलना है, लेकिन B और C संशय में रहेंगे। फिर आगे देखा जाएगा कि जिसका जैसा परफॉर्मेंस, जिसकी जैसी लोकप्रियता, जनता के साथ जितना वो जुड़े हुए हैं, जनादेश किसके पक्ष में जाने की उम्मीद है, संभावना, उसके हिसाब से वो आगे कदम बढ़ाएंगे और उसी के साथ वो जातियों को भी देखकर आगे अपनी पॉलिसी डिजाइन करेंगे। लेकिन सवाल ये है, गुजरात मॉडल को यूपी में लाने की बात कही जा रही है। यूपी को पहले से ही बीजेपी बहुत अच्छा स्टेट बताती है, फिर गुजरात मॉडल लाने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? ये भी पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में स्थिति बिगड़ी थी, जिसके बाद दोबारा उपचुनाव में सुधारते हुए भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की। लेकिन क्या लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी को अब चिंता सताने लगी है कि फिर से तैयारी की आवश्यकता है और मजबूत करने की आवश्यकता है? वहीं समाजवादी पार्टी पीडीए और उसमें सवर्ण अब जोड़ते हुए आगे बढ़ रही है, लेकिन उनके पास प्लान बी क्या है? दीजिए इजाजत, नमस्कार।